हेलो स्टूडेंट, मैं इंजीनियर एसके गिरी और आज हम लोग पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण का लेक्चर नंबर 2। और आज के क्लास में हम लोग सदिश का प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टाइप आप लिखेंगे समान सदिश, इक्वल वेक्टर। हेडिंग डालिए, नोट्स खुद से बनाइए। लिखेंगे समान सदिश, इसको इंग्लिश में इक्वल वेक्टर बोलते हैं। इक्वल वेक्टर यहां पे समझना है। मान लीजिए हमारे पास दो या दो से अधिक सदिश है जिनका दिशा और परिमाण दोनों आपस में बराबर है। दो या दो से अधिक सदिश जिसका परिमाण और दिशा दोनों आपस में बराबर हो, तो इन सदिशों को हम लोग समान सदिश कहते हैं, इक्वल वेक्टर कहते हैं। क्लियर? जैसे मान लीजिए यहां पर एक वेक्टर ए है, ये दूसरा वेक्टर बी है, सपोज यहां पर एक तीसरा वेक्टर भी है जो सी है। अब इस तीनों वेक्टर को आप देखेंगे तो तीनों वेक्टर में जो तीर की लंबाई है वह एक समान है और तीर की जो दिशा है वह भी एक ही दिशा में है। तो हम बोल सकते हैं कि इस तीनों वेक्टर की परिमाण और दिशा दोनों एक समान है, इसीलिए इस तीनों सदिश को हम लोग समान सदिश बोलेंगे। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सदिश ए बराबर सदिश बी बराबर सदिश सी। क्लियर? तो इसका परिभाषा क्या होगा? जब दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो, कौमा उन सदिशों को समान सदिश कहा जाता है। सदिश कहा जाता है। और ये फिगर भी नोट करेंगे कि इसमें ए बी सी तीनों के लिए जो तीर हमने बनाया है इसका लंबाई समान है, मतलब इसका परिमाण बराबर हो गया और तीनों की दिशा एक समान है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक समान सदिश है। क्लियर? समान सदिश को आप ऐसे लिख सकते हैं, सदिश ए बराबर सदिश बी बराबर सदिश सी। क्लियर? नोट करेंगे, नोट कीजिएगा बाबू। हो गया। नेक्स्ट दूसरा नंबर लिखेंगे सेकेंड, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश या इसको विपरीत सदिश भी बोलते हैं। और इंग्लिश क्या हो जाएगा? निगेटिव वेक्टर या इसको अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। अब देखिएगा इसका परिभाषा क्या होती है कि जब दो सदिश जिनका परिमाण आपस में बराबर हो लेकिन इसकी दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, तो इन दोनों सदिश को
विपरीत सदिश या ऋणात्मक सदिश कहा जाता है। क्लियर? तो आइए नोट करते हैं यहां पर, जब दो सदिश इस प्रकार हो कि उनका परिमाण आपस में बराबर हो तथा उनका दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो उन दोनों सदिशों को एक दूसरे का विपरीत अथवा ऋणात्मक सदिश कहा जाता है। ऋणात्मक सदिश कहा जाता है। मतलब परिमाण क्या होना चाहिए? बराबर, और दिशा क्या होना चाहिए? विपरीत। देखिएगा यहां पे एग्जांपल से, मान लीजिए यहां पर एक वेक्टर ए है और यहां पे एक दूसरा वेक्टर बी है। तो इन दोनों सदिश के लिए जो तीर की लंबाई है वो आपस में बराबर है, मतलब इसका परिमाण बराबर हो गया, और इसकी जो दिशा है वह एक दूसरे के विपरीत है। तो परिमाण बराबर और दिशा विपरीत, तो ये दोनों सदिश एक दूसरे के ऋणात्मक सदिश है। और इसको लिखेंगे वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, यानी सदिश ए बराबर माइनस सदिश बी। लेकिन ए का जो परिमाण है वह माइनस बी के परिमाण के बराबर है। ए का परिमाण माइनस बी के परिमाण के बराबर है। क्लियर? अब देखिएगा, अगर किसी सदिश का ऋणात्मक सदिश बनाना है तो परिमाण को सेम रखिए, बस उसकी दिशा को विपरीत कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर यहां पे एग्जांपल नंबर 2 दे, अगर यहां पर कोई सदिश सी है और इस सदिश का ऋणात्मक सदिश लेना है तो ये आ जाएगा आपका माइनस वेक्टर सी। क्यों? क्योंकि इसकी परिमाण क्या है? बराबर है और दिशा एक दूसरे के विपरीत है। इसे एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए यहां पर एक पी वेक्टर है और इसका अगर ऋणात्मक लेना है तो दिशा को विपरीत करना है, लेकिन परिमाण क्या होना चाहिए? परिमाण आपका बराबर होना चाहिए। ठीक है? तो अगर ये P है तो ये माइनस P हो जाएगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए ऐसे यहां पर देखिएगा, अगर ये मार्कर आपका मान लीजिए वेक्टर D को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा इसका माइनस D वेक्टर। क्लियर? यानी कि सिर्फ सदिश का दिशा बदलना है, परिमाण को कांस्टेंट रखना है, नियत रखना है, तो उसका ऋणात्मक सदिश बन जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट नोट करेंगे बाबू, तीसरा प्रकार नोट कर लीजिए पॉज करके। तीसरा प्रकार समानांतर सदिश एवं प्रति समानांतर सदिश। हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालिएगा। तीसरा नंबर, समानांतर
समानांतर सदिश एवं प्रति समानांतर सदिश। एक सेकेंड बाबू, समानांतर सदिश एवं प्रति समानांतर सदिश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर एंड एंटी पैरेलल वेक्टर। अब यहां पे समझेंगे पैरेलल सदिश होने के लिए क्या शर्त है, यानी समानांतर सदिश के लिए क्या शर्त है समझना है। इसमें सिर्फ जब दो या दो से अधिक सदिश का दिशा समान हो, परिमाण चाहे कुछ भी हो, बस दो या दो से अधिक सदिश का अगर दिशा समान हो जाए तो इन सभी सदिशों को समानांतर सदिश कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहां पे एक सदिश ए है, यहां पे एक दूसरा सदिश बी है, यहां पर एक तीसरा सदिश सी है। अब क्या है, ये तीनों ए बी सी, ये तीनों एक दूसरे के समानांतर सदिश है, मतलब तीनों का दिशा एक समान है, परिमाण अलग अलग है, परिमाण अलग अलग है। जैसे ए की तीर की लंबाई जो है वह बी के तीर की लंबाई से छोटा है, क्लियर। उसी तरह सी की तीर की लंबाई कुछ और अलग है। तो परिमाण चाहे कुछ भी हो, अगर दिशा समान हो जाए तो उन्हें समानांतर सदिश कहा जाता है। इसी तरह आपका प्रति समानांतर क्या होता है कि जब दो सदिश जिसका दिशा एक दूसरे के विपरीत हो उसे प्रति समानांतर सदिश कहा जाता है। इसमें परिमाण के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ध्यान देना है, ठीक है। तो आइए इसको लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं। लिखेंगे यहां पर वैसा दो या दो से अधिक सदिश, वैसा दो या दो से अधिक सदिश जिसका दिशा समान हो उसे समानांतर सदिश कहा जाता है। और इसी में यहां पे हम पैराग्राफ चेंज करके लिख रहे हैं, वैसा दो सदिश जिसका दिशा एक दूसरे के विपरीत हो उसे प्रति समानांतर सदिश कहा जाता है। वैसा दो सदिश जिसका दिशा एक दूसरे के विपरीत हो उसे प्रति समानांतर सदिश कहा जाता है। मतलब समानांतर होने के लिए सिर्फ दिशा समान होना चाहिए और प्रति समानांतर होने के लिए दिशा एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। इसमें परिमाण से हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल यहां पे ये वेक्टर ए है, ये आपका दूसरा वेक्टर बी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सदिश ए और सदिश बी एक दूसरे के समानांतर हैं, एक दूसरे के समानांतर
सदिश हैं। और यहां पर मान लीजिए P वेक्टर ऐसे है और ये आपका Q वेक्टर है। तो यहां पर P और Q जो सदिश है वह एक दूसरे के प्रति समानांतर सदिश है। P और Q एक दूसरे के प्रति समानांतर सदिश हैं। क्लियर? अब यहां पर एक नोट लिख सकते हैं, जितने समान सदिश होते हैं वह सबके सब समानांतर सदिश होते हैं, लेकिन सभी समानांतर सदिश समान सदिश नहीं होते। बिल्कुल उसी तरह सभी आपके ऋणात्मक सदिश प्रति समानांतर सदिश होते हैं, लेकिन सभी प्रति समानांतर सदिश ऋणात्मक सदिश नहीं होते हैं। आ रहा समझ? क्योंकि ऋणात्मक सदिश होने के लिए परिमाण समान होना चाहिए और दिशा एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। तो यहां पर आप देख लेंगे कि जितने भी प्रति समानांतर हैं वह ऋणात्मक सदिश नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमाण अलग अलग है, लेकिन जितने भी ऋणात्मक सदिश हैं वह सभी प्रति समानांतर सदिश होंगे। तो इस लाइन को भी हम लोग नोट करके लिखते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिएगा बाबू। हो गया? आइए यहां पे नोट करके लिखते हैं। नोट सभी समान सदिश समानांतर सदिश होते हैं जबकि सभी समानांतर सदिश समान सदिश नहीं होते हैं। इसी तरह ये नोट 1 में कर लेंगे और यहां पे नोट 2, सभी ऋणात्मक या विपरीत सदिश प्रति समानांतर सदिश होते हैं। समानांतर सदिश होते हैं जबकि सभी प्रति समानांतर सदिश ऋणात्मक या विपरीत सदिश नहीं होते हैं। क्लियर? नोट कीजिए इसको। फिर इसके बाद में आप अगला नंबर 4 हो गया। आइए नंबर 4 अगला टाइप लिखेंगे। नंबर 4 चौथा नंबर लिखेंगे समरैखिक सदिश। समरैखिक सदिश, इसको इंग्लिश में कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। समरैखिक। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक सरल रेखा है और इसी सरल रेखा के अनुदिश जितना भी सदिश होंगे उनको समरैखिक सदिश कहेंगे। मतलब वैसा 2 या 2 से अधिक सदिश जो एक सरल रेखा के एलॉन्ग हो, एक सरल रेखा के अनुदिश हो या एक सरल रेखा के ऊपर हो,
उन सभी सदिशों को समरैखिक सदिश कहा जाता है। इसमें दिशा भी आपका एक समान हो ये कोई जरूरी नहीं है, परिमाण भी एक समान हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। दिशा अलग हो सकता है, परिमाण भी अलग हो सकता है। जैसे यहां पर वेक्टर ए है, यहां पर वेक्टर बी है और ये आपका वेक्टर सी है। देखिएगा यहां पर सदिश ए और सदिश बी दोनों की दिशा आपस में समान है, लेकिन इसकी परिमाण अलग है। बी और सी को देखेंगे तो यहां पर इसकी दिशा विपरीत है और परिमाण भी विपरीत है, लेकिन तीनों एक ही रेखा पर है, तीनों एक सरल रेखा के ऊपर है, इसीलिए ये तीनों एक दूसरे के समरैखिक सदिश हैं। ठीक है, तो समरैखिक सदिश जो होता है वह या तो आपका जितने भी समरैखिक सदिश हैं ये हो सकता है समानांतर सदिश, या हो सकता है ये प्रति समानांतर हो, या हो सकता है ये समान भी सदिश, या हो सकता है ये विपरीत सदिश। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए ए और बी की दिशा बराबर हो जाए, जैसे बराबर है, और इसकी परिमाण समान हो जाए तो ये समानांतर सदिश भी हो जाएगा और समान सदिश भी हो जाएगा। क्लियर? यहां पर देखिएगा बी और सी के बारे में बोल रहे हैं, बी और ए, यहां पर देखिए बी और ए अगर दिशा बराबर है तो इसकी परिमाण बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? समानांतर सदिश भी हो जाएगा और समान सदिश भी हो जाएगा। यहां पर बी और सी को देखा जाए, दिशा विपरीत है, अगर इसकी परिमाण बराबर हो जाए तो ये प्रति समानांतर हो जाएगा और ऋणात्मक हो जाएगा। नहीं, ठीक है, मतलब इसको अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? वैसा दो या दो से अधिक सदिश, वैसा दो या दो से अधिक सदिश जो एक सरल रेखा के अनुदिश हो, वैसा दो या दो से अधिक सदिश जो एक सरल रेखा के अनुदिश हो उसे समरैखिक सदिश कहा जाता है। क्लियर? अब यहां पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये सब क्या है? सदिश ए कॉमा सदिश बी कॉमा सदिश सी समरैखिक सदिश हैं। क्लियर? तो नोट कीजिएगा। और इसके बाद में पांचवा प्रकार हम लोग लिखेंगे, हो गया। आइए लिखेंगे समतलीय सदिश। समतलीय सदिश कोप्लेनर वेक्टर, समतलीय सदिश कोप्लेनर वेक्टर। अब ये क्या होता है? वैसा दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही तल पर हो उन सभी सदिशों को समतलीय सदिश कहा जाता है। तो यहां पर इसको नोट करेंगे, वैसा दो या दो से अधिक सदिश एक ही तल में हो तो उसे समतलीय सदिश कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए अगर इस बोर्ड को हम एक प्लेन मान लें तो इस बोर्ड पे आप जितना भी सदिश खींचेंगे वह सभी के सभी आपको समतलीय सदिश कहा जाएगा, क्योंकि ये बोर्ड एक तल है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने एक सदिश को ए ऐसे खींचा, दूसरा सदिश बी ऐसे है, तीसरा सदिश सी ऐसे है,
ना तो इसमें दिशा की कोई फिक्र है कि कैसा है, या फिर चाहे इसका परिमाण कुछ भी हो, बस ये होना चाहिए कि एक तल में हो। तो ये सभी सदिश क्या कहलाएंगे? समतलीय सदिश। जैसे मान लीजिए आपका यहां पर ये आपका बोर्ड को एक तल माना और दूसरा तल, जैसे ये आपका एक किताब है, ऐसे देखेंगे ये वाला, तो इस किताब पर जो आप वेक्टर खींचेंगे, इस किताब पर जो आप सदिश खींचेंगे, वह इस बोर्ड पर जो खींचे गए सदिश हैं दोनों एक तल में नहीं है, तो ये समतलीय सदिश नहीं होंगे। क्लियर? क्योंकि ये आपका किताब जो है वह एक तल हो गया और एक बोर्ड जो है वह एक दूसरा तल हो गया। तो किताब पर खींचे गए सदिश और इस बोर्ड पर जो खींचे गए सदिश हैं, ये दोनों एक दूसरे के समतलीय सदिश नहीं होंगे, क्योंकि इनका तल अलग हो चुका है। क्लियर? और यहां पर ये तीनों सदिश एक ही बोर्ड पे खींचे गए हैं, इसीलिए ये तीनों समतलीय सदिश हैं। तो यहां लिख सकते हैं वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी और वेक्टर सी समतलीय सदिश हैं। समतलीय सदिश है क्योंकि ये तीनों एक ही तल पे है। तो एक तल में जितने भी सदिश होंगे वह सभी एक दूसरे के समतलीय सदिश होंगे। इसको नोट करेंगे। तल बदल गया तो फिर वो समतलीय नहीं होंगे। प्लेन बदल गया, समतलीय सदिश नहीं होगा। हो गया? चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर देखेंगे शून्य सदिश। शून्य सदिश, शून्य सदिश क्या होता है? मान लीजिए कोई सदिश जिसका परिमाण 0 हो, शून्य हो, और दिशा जो होता है शून्य सदिश में वह संदिग्ध होता है, जिसके बारे में हम बता नहीं सकते। दिशा होती है लेकिन हम लोग उसको क्लियर नहीं बता सकते, संदिग्ध होता है। इंग्लिश में इसको आर्बिट्रेरी बोलते हैं। क्लियर? तो वैसे सदिश को शून्य सदिश कहा जाता है। 6 नंबर में क्या लिखेंगे? शून्य सदिश जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। अब जीरो वेक्टर का क्या परिभाषा होगा? वैसा सदिश, वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, परिमाण शून्य हो और दिशा, दिशा संदिग्ध हो, उसे शून्य सदिश कहा जाता है, कहा जाता है। इसे शून्य उसके ऊपर तीर का चिन्ह लगाकर जीरो वेक्टर शून्य सदिश से सूचित किया जाता है। ठीक है? अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल, अगर कोई वेक्टर ए है और इसका परिमाण कितना हो? शून्य हो। यदि सदिश ए का परिमाण कितना हो? शून्य हो, तो सदिश ए शून्य सदिश कहा जाता है या कहा जाएगा। यदि सदिश ए का परिमाण शून्य हो तो सदिश ए शून्य सदिश कहा जाएगा या शून्य सदिश होगा। क्लियर? मतलब किसी भी सदिश का परिमाण अगर शून्य है तो फिर वो शून्य सदिश कहा जाएगा। और शून्य सदिश में दिशा होती है लेकिन आर्बिट्रेरी होती है, संदिग्ध होता है। संदिग्ध का मतलब होता है जिसके बारे में हमें कुछ अता पता नहीं है। क्लियर? उसको बोलते हैं संदिग्ध। क्लियर? अब जैसे
यहां पर समझेंगे शून्य सदिश कैसे प्राप्त होता है। इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु, उसको समझिएगा। यहां पर किसी भी सदिश को स्वयं के साथ घटाने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। जैसे सदिश ए में से अगर सदिश ए को माइनस करे तो शून्य सदिश प्राप्त होगा, या फिर सदिश बी में से सदिश बी को माइनस करेंगे तो शून्य सदिश प्राप्त होगा। मतलब किसी सदिश को स्वयं के साथ घटाने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। क्लियर। नेक्स्ट, किसी भी सदिश में शून्य से गुणा करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका यहां पर शून्य में अगर p सदिश से गुणा करेंगे तो शून्य सदिश प्राप्त होगा, या फिर शून्य में आप q सदिश से गुणा करेंगे तो आपका शून्य सदिश प्राप्त होगा। तो किसी सदिश में शून्य से गुणा करने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है, या किसी सदिश को स्वयं के साथ घटाने पर शून्य सदिश प्राप्त होता है। शून्य सदिश का परिमाण 0 होता है, शून्य होता है और दिशा संदिग्ध होता है। ये बात को याद रखना है आपको। क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिएगा। हो गया। आइए 7 नंबर, 7वां एकांक सदिश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपका इस्तेमाल होगा। लिखेंगे एकांक सदिश, एकांक सदिश, इसको इंग्लिश में यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो एकदम इसका भी जो परिभाषा है वो शून्य सदिश की तरह ही है। इसका क्या होता है, वैसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, मतलब एक मात्रक के बराबर हो, उसे हम लोग आपका एकांक सदिश कहा जाता है या यूनिट वेक्टर कहा जाता है। यहां पे लिख देंगे वैसा सदिश, वैसा सदिश जिसका परिमाण एकांक हो, एकांक हो अथवा एक मात्रक हो उसे एकांक सदिश कहा जाता है। इसे ए कैप या बी कैप, इसको क्या पढ़ेंगे, कैप, इसको क्या पढ़ा जाएगा, कैप। जैसे ए कैप या बी कैप या सी कैप से सूचित किया जाता है, जिसे इतना से सूचित किया जाता है। कैप को कैसे हम लोग गणितीय रूप में परिभाषित करते हैं जरा समझना है। जैसे अगर आपको एक कैप निकालना है, इसको पढ़ेंगे कैप, तो ए कैप बराबर होता है सदिश ए बटा सदिश ए का परिमाण, या अगर बी कैप निकालना है तो सदिश बी बटा बी का परिमाण, ऐसे। ठीक है। अब यहां से अगर देखा जाए तो वेक्टर ए बराबर क्या होगा, वेक्टर ए का परिमाण इंटू ए कैप, या यहां से अगर आप बी वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर बी का परिमाण इंटू बी कैप। तो एकांक सदिश का इस्तेमाल सिर्फ दिशा के लिए किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि इसका परिमाण एक होता है। जैसे अगर हम लोग को बोले कि ए का परिमाण कितना होगा, तो ए का परिमाण 1 होगा। बी का परिमाण कितना होगा, मतलब बी कैप, बी बोले बी कैप
या ए कैप का परिमाण 1 के बराबर होगा। ठीक है, ए कैप का परिमाण 1, बी कैप का परिमाण 1। ठीक है, ए कैप को अगर लिखना है तो वेक्टर ए बटा वेक्टर ए का परिमाण, मतलब एकांक सदिश का इस्तेमाल सिर्फ दिशा के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका परिमाण तो 1 है नहीं। तो इस बात को अगर हम लोग यहां पे लिखें, क्या लिख सकते हैं? एकांक सदिश का प्रयोग दिशा के लिए किया जाता है, दिशा के लिए किया जाता है। एकांक सदिश का प्रयोग दिशा के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, अगर सदिश ए को लिखना है तो सदिश ए का परिमाण हो गया और ए की दिशा में एकांक सदिश, किस दिशा में? ए की दिशा में एकांक सदिश। तो ये हो गया आपका दिशा के लिए हम लोग यहां पर एकांक सदिश यानी कैप का प्रयोग करते हैं। तो एकांक सदिश का प्रयोग दिशा के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका एक सदिश ए है जिसका परिमाण 5 मात्रक है। ठीक है, अब आपको यहां पर ए की दिशा में एकांक सदिश को लिखना है तो क्या लिखेंगे? से अगर यहां पर बोले कि एक सदिश है, सदिश ए जिसका परिमाण कितना है? 5 मात्रक है। ध्यान समझेंगे, एक सदिश जिसका परिमाण कितना है? 5 मात्रक है और इसको आपको लिखना है तो ए का परिमाण कितना हो जाएगा? सदिश ए बराबर, ए का परिमाण हमने बोल दिया 5 मात्रक, तो 5 इंटू ए कैप। तो कैप क्या बता रहा है? सदिश का दिशा बता रहा है। नहीं, इसका परिमाण कितना हो गया? 5 मात्रक हो गया। नहीं, तो सदिश ए बराबर, ए मतलब परिमाण, सदिश ए का परिमाण इंटू ए की दिशा में एकांक सदिश। तो जो आपका ए कैप होता है उसकी दिशा सदिश ए की दिशा में होती है, मतलब ए कैप जो होता है सदिश ए की दिशा में होती है। इस चीज को भी आपको याद रखना है। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिएगा बाबू, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका इस्तेमाल कई जगह होता है। हो गया? चलिए नेक्स्ट, अगला नंबर लिखेंगे हम लोग लंबकोणीय एकांक सदिश। अगला नंबर लंबकोणीय, जो नंबर आप डाल लेंगे, लंबकोणीय एकांक सदिश, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। अब देखिएगा, एक्स दिशा में जो एकांक सदिश होता है इसको आई कैप से सूचित किया जाता है। अगर कहीं भी आई कैप है तो आपको समझ जाना है कि एक्स दिशा में एकांक सदिश है। उसी तरह वाई दिशा के एकांक सदिश को जे कैप से और जेड दिशा में एकांक सदिश को के कैप से सूचित किया जाता है। और इस आई कैप, जे कैप और के कैप को लंबकोणीय एकांक सदिश कहा जाता है। कहने का मतलब है, यहां पर देखेंगे एक्स वाई जेड, तो एक्स में जो एकांक सदिश होगा वो आई कैप, वाई दिशा के एकांक सदिश को जे कैप और जेड दिशा के एकांक सदिश को के कैप से सूचित किया जाता है। ठीक है, मतलब आई कैप क्या है?
आई कैप है एक्स दिशा में एकांक सदिश। जे क्या है? वाई दिशा में एकांक सदिश। और के क्या है? के कैप, मतलब सब में कैप है, आई कैप, जे कैप, के कैप। के कैप क्या है? जेड दिशा में एकांक सदिश। ठीक है। और इसी आई जे के कैप को लंबकोणीय एकांक सदिश कहा जाता है। आई कैप, जे कैप और के कैप को लंबकोणीय एकांक सदिश कहा जाता है। आई कैप, जे कैप, के कैप को लंबकोणीय एकांक सदिश कहा जाता है। अब आई कैप का जो परिमाण होगा वह 1 के बराबर होगा? नहीं, आई कैप का परिमाण 1 होगा, जे कैप का परिमाण भी 1 होगा और के कैप का परिमाण भी 1 होगा। क्लियर? आई कैप, जे कैप और के कैप आपस में बराबर नहीं है, इनका परिमाण बराबर है। आई कैप, जे कैप, के कैप सदिश की दिशा एक दूसरे के लंबवत है, इसीलिए आई कैप, जे कैप, के कैप एक दूसरे के बराबर नहीं है, इनके परिमाण बराबर है। क्लियर? तो इस पॉइंट को भी आप यहां लिख सकते हैं, क्या कि आई कैप कोमा जे कैप और के कैप एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो लंबवत होते हैं, इसकी दिशा समान नहीं है। आई क्या है? एक्स दिशा में है, जैसे आई एक्स दिशा में, आई जो हो गया एक्स दिशा में, जे है आपके वाई दिशा में, तो दिशा समान नहीं है, इसीलिए समान सदिश नहीं होंगे। इनके परिमाण समान है लेकिन दिशा समान नहीं है। तो आई कैप एक्स दिशा में एकांक सदिश